हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत प्यारे होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि बेटा हमारी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की सीरीज चल रही है। इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम लोग जनरल कैरेक्टर, ठीक है, जनरल कैरेक्टर एज वेल एज हम लोग यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, राइट। जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है टीनिया सोलियम। देखिए, टीनिया सोलियम की दो प्रजातियां हैं, एक होता है टीनिया सोलियम, दूसरा होता है टीनिया स्लेजिनेटा। टीनिया सोलियम जो होता है ये पॉर्क मीट के खाने से होता है। पॉर्क मीट समझते हो, सुअर का मांस। जो लोग सुअर का मीट खाते हैं उनसे क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन हो सकता है। और टीनिया स्लेजिनेटा की अगर अपन लोग बात करें तो टीनिया स्लेजिनेटा जो लोग कैटल खाते हैं, लाइक भैंसा, ठीक है, बकरा, ये जो लोग खाते हैं, मीन्स मांसाहारी हैं जो खाते हैं, इनको क्या होता है, ये टीनिया स्लेजिनेटा नामक जो है ना प्लेटीहेल्मिन्थेस, या हम ये कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म या एक एंडोपैरासाइट, क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारा मेन टॉपिक टीनिया सोलियम के ऊपर है, इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग आज के इस टॉपिक में क्लासिफिकेशन, हैबिटेट और इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में समझेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए टीनिया सोलियम, और इसमें भी सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो टीनिया सोलियम हेडिंग डाल दीजिए, और इसमें हम लोग को समझना है कि टीनिया सोलियम को एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर टीनिया सोलियम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इसे हम लोग पॉर्क टैप वॉर्म के नाम से जानते हैं। पॉर्क मतलब होता है सुअर का मीट, सुअर का मीट। तो सुअर का मीट जो लोग खाते हैं, इन एरिया में सुअर खाया जाता है, उनको टीनिया सोलियम यानी कि पटेरी या चपटे कृमि होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है। इसको हम लोग पटेहरी के नाम से भी जानते हैं, किसी किसी क्षेत्र में पटेहरी के नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता है, पटेरी, ठीक है। मतलब पटेहरी मतलब एकदम चपटा कृमि, राइट, एकदम चपटा कृमि होगा, इसलिए पटेरी कहते हैं। टैप वॉर्म, चपटा कृमि, चपटा कृमि। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्लास पता है आपको, सिस्टोडा में रखा गया है। ऑर्डर टीनियोइड है, टीनोइडा है। फैमिली टीनिडी है, फैमिली टीनिडी है। जीनस टीनिया है, और स्पीसीज इसकी सोलियम है। अब हम लोग अगर इसके हैबिटेट की बात करें, इसकी बात करें हैबिटेट की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। तो लिखें इसमें, टीनिया सोलियम एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट कहने का मतलब होता है द्विकोषीय, द्विकोषीय डाइजेनेटिक अंतः परजीवी, द्विकोषीय अंतः परजीवी, ठीक है। द्विकोषीय मतलब दो पोस्ट पर अपने लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करता है, तो इसलिए इसको द्विकोषीय अंतःपरजीवी कहते हैं। होता है जिसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट पर कंप्लीट होती है ना। इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट पर, दो पोषक पर कंप्लीट होती है, जिसमें प्राइमरी होस्ट, जो प्राथमिक होस्ट होता है, उसको हम लोग ह्यूमन कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। मनुष्य में प्राइमरी मतलब मनुष्य में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, तथा सेकेंडरी होस्ट पिग, मेनली क्या होता है, पिग होता है, मुख्यतः पिग है, सुअर है, लेकिन कभी कभी हॉर्स, कैटल, गोट, मंकी आदि भी हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से तो क्या है भैया, मुख्य रूप से तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई साहब सुअर ही है, लेकिन अधिकतर क्या है, अधिकतर सुअर है, मेनली सुअर है, लेकिन कभी कभी हॉर्स, कैटल, गॉट, मंकी ये भी हो सकते हैं। लिखा हुआ है, टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन वर्ल्ड के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। उन स्थानों पर इनका इन्फेक्शन अधिक होता है, उन स्थानों पर इनका इन्फेक्शन सर्वाधिक सामान्य रूप से होता है जिन स्थानों पर पिग के मीट यानी सुअर के मीट को कच्चा अथवा अधपका यानी हाफ कुक्ड फॉर्म में खाया जाता है। तो ये उन लोगों को अधिक होता है, टीनिया सोलियम उन लोगों को हो जाता है अधिकतर जहां पर, जिन प्लेसेस पर सुअर के मीट को खाया जाता है। और कैसा खाया जा रहा है, कच्चा खा रहे हैं या तो अधपका खा रहे हैं,
उनको ही बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। अच्छा, एक खास बात मैंने आपको बताया कि टीनिया सोलियम के अंदर स्कोलेक्स वगैरह पाया जाता है, राइट। लेकिन टीनिया सैजिनिटा जो इसी की एक स्पीसीज है, जैसे बीफ टैप बॉम्ब के नाम से जानते हैं, उसमें आपको शक्कर हुक स्कोलेक्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये टीनिया सोलियम से लंबा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीनिया सोलियम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में शक्कर व हुक की सहायता से चिपका रहता है। तो जो टीनिया सोलियम है बेटा, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में शक्कर की सहायता से, हुक की सहायता से क्या है बेटा, चिपका रहता है, अटैच रहता है। यह शक्कर व हुक इसके स्कोलेक्स में पाए जाते हैं। तो जो शक्कर और हुक्स होता है ना, इसका एक भाग होता है, ठीक है। टीनिया सोलियम का जो बॉडी है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्कोलेक्स होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा स्ट्रोबिला होता है। तो शक्कर और हुक जो होते हैं ये स्कोलेक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं या होते हैं। स्कोलेक्स पर रोस्टेलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, रोस्टेलम पाया जाता है, जिस पर हुक्स व शक्कर्स पाए जाते हैं। तो जो रोस्टेलम वाला रीजन है, स्कोलेक्स में भी रोस्टेलम वाला जो रीजन है वहां पर हुक और शक्कर पाए जाते हैं। स्कोलेक्स व शक्कर का पाया जाना एक प्रकार का पैरासिटिक एडेप्टेशन होता है, मतलब परजीवी का ये क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, एडेप्टेशन हो रहा है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए ये चेंज हो रहा है, इसने अपने जीने के लिए कोई नया तरीका ढूंढा है, ठीक। इसी को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं, राइट। और पैरासिटिक कहने वाला तो पैरासाइट्स जितने भी ऑर्गेनिज्म इन्होंने भी एडेप्ट किया है, अपने आप को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, किस तरीके से जिया जाए। तो आपको पता है ना कि फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, राइट। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यह तो आपको मालूम होना चाहिए मेरा भाई। और इसमें से मैंने आपको बताया था कि जो 3 क्लासेस हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली क्लास आपकी कौन सी थी, टर्बिलेरिया, दूसरी ट्रेमेटोडा और तीसरी सेस्टोडा। तो टर्बिलेरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे ये पैरासाइट्स नहीं माने जाते हैं, पैरासाइट्स नहीं होते, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है भाई। क्या है टीनिया सोलियम का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो इसमें लिखे हैं टीनिया सोलियम की बॉडी 1 से 5 मीटर तक लंबी, फ्लैट, सेगमेंटेड मतलब खंडयुक्त, और रिबन लाइक या रिबन के सिमिलर, मतलब रिबन बोले तो इलास्टिक के सिमिलर समान होती है। इसके शरीर के, इसकी बॉडी के अपर तथा लोअर सरफेस, बॉडी की करो, इसकी बॉडी की अपर तथा लोअर सरफेस, अपर तथा लोअर सरफेस पर स्पष्ट, या में कर दो, में स्पष्ट अंतर नहीं होता है। आप देख करके नहीं बता पाएंगे कि इसका अपर एंड कौन सा और लोअर एंड कौन सा, स्पष्ट अंतर नहीं होता है, तथा बॉडी का एंटीरियर एंड, बॉडी का एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड, बॉडी का कौन सा एंड, एंटीरियर एंड, जो अग्रशिरा है, एंटीरियर एंड पतला, नैरो पतला, व पोस्टीरियर एंड चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता रहता है, तो यहां पर इस तरीके से लिख लीजिए, पोस्टीरियर एंड लगातार ब्रॉड, चौड़ा होता रहता है, राइट। लगातार क्या है, यहां पर चौड़ा होता जा रहा है। गुड आफ्टरनून सभी को। चौड़ा होता जा रहा है। आगे लिख लें टीनिया सोलियम की बॉडी को
टीनिया सोडियम की बॉडी को मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो भाग यहां पर है इसको हम लोग बोलते हैं स्कोलेक्स, सॉरी, हाँ सही है, स्कोलेक्स। इसको हम लोग हेड रीजन भी कहते हैं इसका, स्कोलेक्स। दूसरा यहां पर है नेक, ग्रीवा। और तीसरा भाग जो यहां पर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रोबिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीनिया सोलियम बॉडी क्या है? स्ट्रोबिला, राइट। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले आपको छोटा सा बात यहां पर पता होना चाहिए कि इनमें सेगमेंटेशन कैसा पाया जाता है। हेडिंग डाल दो, सेगमेंटेशन। और इसमें लिखे हैं टीनिया सोलियम की बॉडी टीनिया सोलियम की बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। बॉडी ऑफ सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड होती है जिसमें 800 से लेकर 1000 तक सेगमेंट्स प्रोग्लॉटिड्स, 800 से लेकर 1000 तक सेगमेंट्स प्रोग्लॉटिड्स के रूप में पाए जाते हैं, बॉडी के सभी सेगमेंट, बॉडी के ऑल सेगमेंट्स अपने साइज व शेप में डिवाइड किए जाते हैं, साइज व शेप में डिवाइड किए जाते हैं तथा कंप्लीट बॉडी तीन भाग में, ये आ गई ना, तथा कंप्लीट बॉडी को तीन भाग में बांटा जा सकता है। कंप्लीट बॉडी को तीन भाग में बांटा जा सकता है, जिन्हें क्रमशः कॉलेक्स, नेक व स्ट्रोबिला कहते हैं, जिन्हें क्रमशः स्कॉलेक्स, नेक व स्ट्रोबिला कहते हैं, राइट। अब बात आ रही कि सर जो स्कॉलेक्स है, हेड रीजन, के बारे में कुछ बताइए। तो पहला भाग स्कॉलेक्स, देखिए इसके अंतर्गत टीनिया सोडियम का एंटीरियर एंड स्कॉलेक्स या हेड के रूप में, या स्कॉलेक्स व हेड कहलाता है, स्कॉलेक्स व हेड कहलाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 mm, जो कि 1 मिलीमीटर, 1 mm डायमीटर वाला, जल्दी लिखें, 1 mm डायमीटर वाला होता है, राइट। 1 मीटर डायमीटर वाला होता है, मिलीमीटर डायमीटर वाला होता है, जिसका अपर एंड फ्लैट चपटा होता है। इसकी सरफेस पर एक स्पेशल स्फेरिकल
स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे जिसे रोस्टेलम कहते हैं, इसे रोस्टेलम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में ध्यान से लिखें, इस स्ट्रक्चर में काइटिन एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो कि हार्ड होता है। काइटिन के द्वारा प्रोड्यूस 22 से 32 तक कॉनिकल यानी नुकीले हुक्स, 22 से 32 तक हुक दो रो में, टू रोज में अरेंज रहते हैं, यानी दो पंक्तियों में, रोज मतलब पंक्तियों में अरेंज रहते हैं, दो पंक्तियों में अरेंज रहते हैं जिसमें इसमें क्या लिखा, अरेंज रहते हैं जिसमें इसमें एक्सटर्नल रो के ऊपर स्मॉल साइज के व इंटरनल रो के ऊपर लार्ज साइज के हुक्स पाए जाते हैं, लार्ज साइज के हुक पाए जाते हैं। और इसी हुक के द्वारा ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा, राइट, इंटेस्टाइनल जो ल्यूमेन है उसके द्वारा आसानी से चिपका रहता है। और जो भी हम खाते हैं, जो भी हम डाइजेस्ट करते हैं, हमारे बॉडी में ना लग करके ये भाई साहब क्या करते हैं, पीते रहते हैं माल पानी को, समझ रहे हो। तब ये चूसता रहता है, स्टक करता रहता है न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो भी हम खाते पीते हैं। एलाइन से लिखें, स्कोलेक्स का मिडिल पार्ट अत्यधिक हाईली ब्रॉड होता है, अत्यधिक चौड़ा होता है, हाईली ब्रॉड होता है, इसके साथ चार हेमिस्फेरिकल सक्कर्स, इसके साथ 4 हेमिस्फेरिकल सक्कर अरेंज रहते हैं, मतलब अर्ध चक्राकार हम ये कह सकते हैं, हेमिस्फेरिकल सक्कर अरेंज रहते हैं, राइट। ध्यान से लिखें, स्कोलेक्स अपनी सक्कर्स की सहायता से होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल, होस्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर डायरेक्ट लिख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा अटैच रहता है, वॉल के द्वारा अटैच रहता है। अतः स्कोलेक्स टीनिया सोलियम का अटैचमेंट भाग होता है, अटैचमेंट पार्ट होता है, जो कि क्या करेगा, इसको अटैच करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, ऐड करेगा, ये काम होता है इसका, स्कोलेक्स का। आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ, राइट। बहुत अच्छा नहीं बनता मेरा डायग्राम, इसलिए मैं यहाँ पर टिप देता हूँ।
तरीके से यहाँ पर अपर और लोअर लेयर पर क्या है, रॉस्टेलम में हुक अरेंज है, हुक्स है यहाँ पर। और ये वाला भाग क्या है, रॉस्टेलम है, रॉस्टेलम है। यहाँ पर 1 2 3 और एक जस्ट इसके पीछे 4, 1 2 3 और एक इसके पीछे जस्ट 4, क्या पाए जा रहे, स्कोलेक्स पाए जा रहे, सॉरी सकर्स पाए जा रहे, क्या पाए जा रहे बच्चा, सकर्स पाए जा रहे। और ये वाला भाग जो है ये क्या कहला रहा है, कोलेक्स कहला रहा है। कोलेक्स के ठीक नीचे क्या है, ये वाला नेक रीजन है जो कि सेगमेंटेड होता है। कैसा होता है, सेगमेंटेड होगा, सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं इसमें। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बन पाया, आप थोड़ा सा ये वाला फ्लैट और ठीक है। तो ये 4 भाग यहाँ पर देखने को मिले। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारा क्या है, सेकेंड, नेक, ग्रीवा। तो उसमें ग्रीवा कैसी पाई जा रही है, तो फटाफट लिख लीजिए, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम के बॉडी में स्कोलेक्स के पीछे, स्कोलेक्स के पीछे बॉडी का सबसे, सॉरी सबसे, बॉडी का सबसे छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा भाग पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे जिसे नेक कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। यह भाग बडिंग की क्रिया द्वारा, कह सकते हैं एक तरीके से बडिंग की क्रिया द्वारा बॉडी के नए सेगमेंट्स को, बॉडी के न्यू सेगमेंट्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। अतः टीनिया सोलियम, अतः टीनिया सोलियम के बॉडी का ग्रोइंग रीजन, अतः टीनिया सोलियम के बॉडी का ग्रोइंग रीजन मुख्यतः नेक होता है। तो नेक में जो छोटे छोटे सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे ना, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट टाइप के, वो सेगमेंट ग्रोथ करेंगे पीछे की तरफ, और ग्रोथ करके क्या करेंगे, स्ट्रोबिला में चेंज हो जाएंगे, मतलब स्ट्रोबिला बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, नए सेगमेंट को यहाँ पर बनाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग ग्रोइंग रीजन कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी स्ट्रोबिला। थर्ड है स्ट्रोबिला। अब स्ट्रोबिला क्या है भाई, है ना, थर्ड रीजन हमारा है स्ट्रोबिला। अब स्ट्रोबिला क्या है इसके बारे में समझना, तो लिखें टीनिया सोलियम के अंदर, या टीनिया सोलियम का, ऐसे लिखें, यह टीनिया सोलियम के बॉडी का मेन पार्ट होता है, या टीनिया सोलियम के बॉडी का मेन पार्ट होता है, इस बात को याद रखना, राइट। या टीनिया सोलियम के बॉडी का मेन पार्ट होता है, तथा इसमें पाए जाने वाले, तथा में पाए जाने वाले, सेगमेंट्स को, तथा इसमें पाए जाने वाले सेगमेंट्स को, खंडों को प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं।
प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। पाए जाने वाले खंडों को क्या कहते हैं बच्चा? प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, जिनकी संख्या 800 से लेकर 1000 तक हो सकती है। जिनकी संख्या 800 से लेकर 1000 तक हो सकती है। ऐसे लिखें, स्ट्रोबिला में पाए जाने वाले प्रोग्लॉटिड्स अपने डेवलपमेंट, एक खास बात है, अपने डेवलपमेंट के आधार पर मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। डेवलपमेंट के आधार पर मुख्यतः कितने भाग में? 3 भाग में डिवाइड किए जाते हैं। तो पहला जो यहाँ पर भाग है, ये हम जिसको मान लेते हैं, वो है यंग, या इसको हम लोग बोलते हैं इमैच्योर प्रोग्लॉटिड। यंग या इमैच्योर प्रोग्लॉटिड। दूसरा जो यहां पर है वो है मैच्योर प्रोग्लॉटिड। क्या होगा? मैच्योर प्रोग्लॉटिड। और तीसरा जो यहां पर प्रोग्लॉटिड पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेवाइड। याद रखिएगा, ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड। यंग प्रोग्लॉटिड या इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, मैच्योर प्रोग्लॉटिड और ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इमेच्योर प्रोग्लॉटिड के बारे में समझेंगे। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। देखिए इसमें इमेच्योर प्रोग्लॉटिड में देखें, यह प्रोग्लॉटिड्स मुख्यतः नेक रीजन के ठीक नीचे या ठीक पीछे पाए जाते हैं। नेक रीजन के ठीक पीछे पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 250 तक, 250 तक होती है। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है बच्चा? 250 तक होती है। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इमेच्योर प्रोग्लॉटिड कहते हैं। सेकेंड यहां पर जो प्रोग्लॉटिड है वो है मैच्योर प्रोग्लॉटिड। मैच्योर प्रोग्लॉटिड देखें, इसमें बॉडी के मिडिल पार्ट में अरेंज 450 तक, 450, 450 तक, 450 तक सेगमेंट्स अत्यधिक डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं। जिन्हें मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं।
इन प्रोग्लॉटिड्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप फॉर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं जिसमें मेल व फीमेल बोथ दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, थर्ड ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड। बेटा यहाँ पर जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको टीनिया सोडियम समझ में आने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड। अब जो ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड्स हैं ये क्या है ना, तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, बॉडी के यह ऐसे लिखिए, यह बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में या बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में रेक्टेंगुलर शेप में पाए जाते हैं, इनकी संख्या 150 से 300 तक होती है। 150 से 300 तक होती है। इन्हें ओल्डेस्ट प्रोग्लॉटिड्स या ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। ओल्डेस्ट या ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। इन प्रोग्लॉटिड्स में देख लीजिए, इन प्रोग्लॉटिड्स में ब्रांच्ड यूटरस पाया जाता है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग, ये इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइज्ड एग स्टोर्ड रहते हैं। तथा यह प्रोग्लॉटिड्स बॉडी से लगातार सेपरेट होकर, यानी अलग होकर, या बॉडी से लगातार सेपरेट होते रहते हैं। ऐसे लिख लें, या बॉडी से लगातार सेपरेट होते रहते हैं। इस प्रोसेस को एपोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एपोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो खास बात हो गई हमारे किसके, प्रोग्लॉटिड के बारे में। अब एपोलिसिस क्या होता है, एपोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एपोलिसिस क्या होता है, इसके शॉर्ट नोट आता है।
तो आप अगर शॉर्ट में नहीं, सॉरी, एक पॉइंट एक पूछा जाता है एक नंबर में कि एपोलिसिस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर जो ग्रेवाइड, लिख लीजिए, ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड्स के सेपरेशन होने की प्रक्रिया, सेपरेशन होने की प्रक्रिया एपोलिसिस कहलाती है। ठीक है, सेपरेशन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोलिसिस कहलाती है। इस बात को याद रखना, राइट। अब एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से कुछ बात लिख लीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखें, एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से थोड़ा सा इसके अंतर्गत और लिख लीजिए। देखिए, टीनिया सोलेम की बॉडी, टीनिया सोलियम की बॉडी एसिलोमेट होती है। टीनिया सोलियम की बॉडी मुख्यतः एसिलोमेट होती है, अर्थात इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। अर्थात इनमें बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सेकेंड, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल हम कह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें फूड एब्जॉर्प्शन कैसे होगा भैया? इसमें फूड एब्जॉर्प्शन सामान्यतः, नॉर्मली, जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। नॉर्मली जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। एक सेकेंड, राइट, जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। इसकी बॉडी के ऊपर एक थिक बोले तो ठोस, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो इसे होस्ट के, एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो इसे होस्ट के, यानी कि जिसमें ये पाया जा रहा है उसमें होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे हमारे अंदर ये पाया जा रहा है तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलने, उससे इसको बचाएगी। होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोवाइड करती है। ध्यान से लिखें, इसमें रेस्पिरेशन एंड एरोबिक टाइप का होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें रेस्पिरेशन एंड एरोबिक टाइप का होता है। इनमें लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन, व सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन व सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तथा टीनिया सोलियम का, ये भी खास बात है, तथा टीनिया सोलियम का एक्सक्रीटरी मटेरियल, टीनिया सोलियम का एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया व, सर दो चीज क्यों बता रहा हूं?
अमोनिया व फैटी एसिड, अमोनिया व फैटी एसिड्स होता है। और आपको पता है कि जो टीनिया सोलियम होता है ये हर्माफ्रोडाइट होता है, उभयलिंगी होता है। दैट मीन्स इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रोग्लॉटिड, एक ही प्रोग्लॉटिड के अंदर पाए जाते हैं। मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड के अंदर में ही पाए जाते हैं, राइट। और इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक ही प्रोग्लॉटिड में हो सकता है, यानी एक ही प्रोग्लॉटिड के द्वारा ये फर्टिलाइज कर सकता है, या दो प्रोग्लॉटिड, जैसे दो प्रोग्लॉटिड यहाँ पर मेनली आपस में मिलकर के क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं एक दूसरे के एग को, राइट। तो बिला में तो ये अलग मैटर है, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन के अंतर्गत समझेंगे टीनिया सोलियम की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने यहाँ पर काफी कुछ समझा, टीनिया सोलियम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में समझा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप नेट से निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है स्ट्रक्चर, आपको बनाना रहेगा, वो आप देख लीजिएगा इसी तरीके से। बाकी जो इसका जो इम्पोर्टेंट रीजन है या इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा हमारा नेक्स्ट, वो रहेगा इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर, जनन के ऊपर, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, राइट। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन उसके बाद में यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद में किस तरीके से ये सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पर कौन कौन से लार्वा बनेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल के आधार पर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।